नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में समझेंगे रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट क्या होता है। सेक्शन 5 टू सेक्शन 16 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात करता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में। आज के हम इस वीडियो में समझेंगे सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है, सेक्शन 6 क्या बोलता है, 7 क्या बोलता है, और साथ ही में हम समझेंगे सेक्शन 16 तक। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या। देखिए दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट पढ़ते हैं तो काफ़ी टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए हैं। मैंने इस वीडियो को काफ़ी सिंपल तरीके से बनाया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं रिलेवेंस ऑफ फैक्ट में। सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है। एविडेंस शुड बी गिवन इन अ केस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर इश्यू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स फ्रेम्ड बाय द कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए वॉज मर्डर्ड बाय मिस्टर बी, सो द कोर्ट फ्रेम द इशू रिलेटिंग टू द मर्डर। अब यहाँ पे क्या होता है, एक केस चल रहा है, एक आदमी पुलिस ने किसी आदमी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार इसलिए किया कि उसने किसी का मर्डर किया था। अभी जैसे ही वो 24 घंटे में कोर्ट में प्रोड्यूस होगा, कोर्ट उसको सवाल मतलब जज ने दो इशू फ्रेम कर दिए। इंटेंशन क्या था मिस्टर बी का, और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कैसे मारा, ये दो इशू है, ठीक है। सो इन अबव इशू एविडेंस कैन बी गिवन बाय द पार्टीज टू द केस। बट यहाँ पे क्या होता है, जो केस के जो इश्यू होते हैं उसके रिलेटेड ही आपको एविडेंस देने पड़ते हैं, ठीक है। अभी इशू कोई भी हो सकता है। सिविल केस में सिविल नेचर के इशू होते हैं। सबसे पहले तो प्लेन फाइल करेंगे, उसके बाद 30 दिन के अंदर रिटन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, इशू फ्रेम होते हैं, फिर वो इशू के ऊपर एक एविडेंस देना पड़ता है। विटनेस आएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन चीफ होगा, री एग्जामिनेशन होगा, फिर बाद में जो कंक्लूजन निकलता है उसको बोलते हैं इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट फ्रेम बाय द कोर्ट, है ना। इसको बोलते हैं सेक्शन 5। मतलब एक बार इशू फ्रेम हो गया, फिर उसके रिलेटेड आपको एविडेंस देने पड़ेंगे और उसके ऊपर ही जजमेंट पास होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट में काफ़ी टेक्निकल दिया है, मैंने आपको काफ़ी सिंपल तरीके से बताया है। सेक्शन 6 डील करता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। अब इसको हम सिंपल तरीके से समझते हैं। देर आर मेनी सर्कमस्टेंसेज इन विच द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बिकम्स रिलेवेंट इवन इफ इट इज़ नॉट इन द इशू, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ए गोज टू ऑफिस, सो ओवर हियर ए इज गोइंग ऑफिस फ्रॉम लास्ट 10 years बिकम रिलेवेंट, है ना। अभी समझो मिस्टर ए ने कोई क्राइम किया है, ठीक है। आज उसने क्राइम किया है और अब हमको प्रूव करना है कि उसने वो क्राइम ऑफिस में किया है। तो हम कोर्ट में ये बता सकते हैं कि मिस्टर पिछले 10 साल से ऑफिस में आ रहा है, तो ठीक है, तो 11वें दिन भी ऑफिस में आया होगा और ऑफिस में आके उसने क्राइम किया। तो ये सारी बातें जो वो रिलेवेंट मानी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है। फैक्ट विच आर इन द ओकेशन, कॉज or effect of fact in issue. There are many circumstances in which surrounding becomes relevant and also admissible in court. देखिए दोस्तों, सराउंडिंग हर चीज़ में, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, सराउंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। अब बात करते हैं, समझो किस फॉर एग्जांपल मिस्टर ए प्रोड्यूस कॉपी इन कोर्ट, सो ओवर हियर मिस्टर ए वाज मेकिंग जेरोक्स विल बिकम रिलेवेंट। अभी सबसे पहले सवाल आता है कि मिस्टर ए ने कंप्लेंट का कॉपी कोर्ट में जमा किया है या नहीं किया है। तो ऐसे में क्या होता है, मिस्टर ए 1 घंटे पहले जेरोक्स करने गया था, वो रिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि जेरोक्स किस लिए किया, कोर्ट में कॉपी जमा करने के लिए, है ना। अभी समझो मिस्टर ए ने मिस्टर बी का मर्डर कर दिया, तो मिस्टर ए ने मर्डर करने से पहले एक चाकू को खरीदा और उसको शार्प बना दिया। तो ये सारी चीज़ें रिलेवेंट हो जाएगी, है ना। क्राइम करने से पहले जो भी चीज़ें उस क्राइम को हेल्प करती है वो रिलेवेंट बन जाएगी, ठीक है। अभी जैसे देखिए दोस्तों, क्राइम जो है वो ऐसे ही नहीं होता कि सोच लिया और हो गया। क्राइम को करने के लिए आपको प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मिस्टर ए ये सोचता है कि मिस्टर बी को मारना है, तो मिस्टर ए क्या करेगा, कुछ वेपन को खरीदेगा, बंदूक है, चाकू है, उस वेपन को शार्प बनाएगा ताकि वो आसानी से मर्डर कर सके। तो ऐसी चीज़ें जो होती है उसको बोलते हैं फैक्ट विच आर इन ओकेशन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू, है ना। सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है। अब बात करते हैं मोटिव, प्रिपरेशन इन प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। इसको हम सिंपल तरीके से समझेंगे। इन मेनी केसेस मोटिव प्रिपरेशन ऑफ अ पर्सन विल बिकम रिलेवेंट एंड ऑल्सो एडमिसिबल, है ना। अब बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल
Mr. X killed by Mr. Y. So over here Mr. Y purchased a sharp knife will become relevant, है ना। अभी क्राइम करने से पहले कुछ प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा, है ना। ऐसा ही क्राइम नहीं होता, ठीक है। अगर आज आप सोचते हो कि आपको किसी को मारना है तो उसको मारने के लिए आप सारी चीज़ें तैयार करोगे, है ना। कुछ चाकू खरीदोगे, गन खरीदोगे, तो वैसी सारी चीज़ें जो है वो रिलेवेंट मानी जाती है। अब बात करते हैं सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट। Many facts of the cases needed to be explained in court. Then only the court will give a proper judgment. For example, Mr. A died by Mr. B. So over here, Mr. B caught by police will become relevant, and also they need to be told in court. अब यहाँ पे क्या होता है, मिस्टर बी ने मिस्टर ए का मर्डर कर दिया और पुलिस ने मिस्टर बी को रंगे हाथ पकड़ लिया, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और उसकी चार्जशीट कोर्ट में फाइल की, वो रिलेवेंट मानी जाएगी, है ना। अब बात करते हैं सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है। थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू द कॉमन डिजाइन। अब देखिए दोस्तों, ये काफ़ी टेक्निकल लगता है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। अब बात करते हैं व्हेन 2 और मोर पर्सन प्लान्स टू डू सम क्रिमिनल एक्ट, देन इन सच केस whatever said or written by each accused relating to the offense will become relevant. अभी देखिए दोस्तों, कॉन्स्पिरेसी क्या होता है। कॉन्स्पिरेसी मतलब 2-4 लोग मिलके एक पर्टिकुलर क्राइम करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी, है ना। अब देखिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए बी सी प्लान टू रॉब अ बैंक। मिस्टर ए बी सी ने प्लान किया कि एक बैंक को लूटते हैं, एंड सो एनी कम्युनिकेशन ऑकर्ड बिटवीन देम विल बिकम रिलेवेंट एंड ऑल्सो दैट कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट देम इन कोर्ट। अभी क्राइम करने से पहले उन्होंने कुछ तो प्लान किया होगा ना, ऐसा ही नहीं निकल गए क्राइम करने के लिए। तो उन्होंने एक दूसरे को फ़ोन किया होगा, मैसेज किया होगा, या तो फिर कोई ऐसी चीज़ हुई रहेगी जो जैसे प्लान करने में हेल्प करती हो। तो उन लोगों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हुआ, चाहे वो फ़ोन से कम्युनिकेशन किया है, चाहे वो मैसेज करके किया, जो भी है वो सारी चीज़ें रिलेवेंट मानी जाती है। इतना ध्यान में रखें दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है। व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट। ऐसे बहुत सारे फैक्ट होते हैं जो वैसे तो रिलेवेंट नहीं होते केस में, मगर वो इनडायरेक्टली रिलेवेंट बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर मेनी सर्कमस्टेंसेज इन विच अदर फैक्ट्स बिकम रिलेवेंट and court also considered is as a relevant. For example, Mr. A was arrested by police because of the offense committed in Delhi. So over here a person was in a position to tell that Mr. A was out of Maharashtra. अब यहाँ पे क्या होता है, पुलिस ने मिस्टर ए को गिरफ्तार कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने महाराष्ट्र में क्राइम किया है, सॉरी दिल्ली में क्राइम किया है। तो पर्सन कोर्ट में जाएगा, बोलेगा मैं तो महाराष्ट्र में था ही नहीं जब मुझे अरेस्ट किया, मैं तो दिल्ली में था। तो अभी क्राइम महाराष्ट्र में हुआ है तो दिल्ली की बात कहाँ से आई, है ना। तो दिल्ली का जो सीन है वो इनडायरेक्टली रिलेवेंट माना जाएगा, ठीक है। अगर पुलिस मुझे गिरफ्तार करती है तो मैं क्या बोलूँगा, मैंने तो क्राइम किया ही नहीं है, मैं तो उस क्राइम होने के टाइम पे मैं तो महाराष्ट्र में अवेलेबल ही नहीं था, मैं तो मुंबई के बाहर था, मैं तो दिल्ली में था। तो दिल्ली का बेसिकली इस केस को लेना देना नहीं है, मगर दिल्ली जो है वो इनडायरेक्टली रिलेवेंट माना जाएगा, ठीक है। सेक्शन 12 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है। इन अ सूट फॉर अ डैमेज, फैक्ट्स ट्रेंडिंग टू अनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रिलेवेंट। There will be many facts by which the court can determine the amount of damage, and if such fact exists, then such facts become relevant. अभी देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, क्राइम करने के बाद एग्जैक्ट अमाउंट कितना डैमेज हुआ वो पता नहीं चलता। अगर कोई किसी को टॉर्चर करता है और मेंटल टॉर्चर है वो, ठीक है, तो हम किसी स्केल से नाप नहीं सकते कि कितना डैमेज हुआ, है ना। हाँ, अगर प्रॉपर्टी डैमेज होता है तो हमको पता चलेगा कि 10 लाख का नुकसान हुआ, 2 लाख का नुकसान हुआ, वॉटेवर। अगर कोई मेंटल क्रूरल्टी हो रही है तो उसको आप कैसे नापोगे। तो हावेवर द कोर्ट डिटरमाइंस अमाउंट ऑफ डैमेज इन फॉलोइंग वेज। सबसे पहले तो इनकम ऑफ फैमिली, एक्सपेंस ऑफ मेडिकल एंड डॉक्टर, लॉस ऑफ फ्यूचर, पेन एंड स्ट्रेन सफर्ड बाय द विक्टिम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे कोर्ट जो है वो लॉस डिसाइड कर सकती है। अभी जैसे MSCT के केस होते हैं जिसको बोलते हैं मोटर व्हीकल एक्ट ट्रिब्यूनल। जब भी एक्सीडेंट होता है हम वहाँ पे क्लेम डाल सकते हैं और पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वो लोग कोर्ट जो है वो सब चीज़ गिनेगी,
इनकम कितनी थी जो मर गया उसका, एक्सपेंस उसका खुद का एक्सपेंस क्या था, मेडिकल एक्सपेंस क्या हुए, लॉस ऑफ फ्यूचर क्या हुआ, उसको कितना तकलीफ हो, उसके फैमिली को कितना तकलीफ हुआ वगैरह। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम एग्जैक्ट अमाउंट पता कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं सेक्शन 13 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है। फैक्ट रिलेवेंट व्हेन द राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। In such case, any question relating to the right and custom arise, and then in such case, a transaction relating to the custom will become relevant. Section 14 of Indian Evidence Act क्या बोलता है? Facts showing existence of the state of mind or body or bodily feeling. It includes the intention, knowledge and restlessness and negligence, etc. अभी समझो, for example, if Mr. A's cow hits Mr. B, and that the angry nature of cow is in the knowledge of Mr. B, so over here Mr. B will held liable for the same. अभी मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे किसी गाय ने सिंग मार दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसका जो गाय का मालिक है, उस गाय के मालिक को पता है कि उसकी गाय जो है वो गुस्से वाली है, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज़ प्रूव कर दूँ कोर्ट में, तो मैं आसानी से उसके पास से डैमेज वसूल कर सकता हूँ कि जो भी मुझे लगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, वो मिस्टर बी को पता तो कि उसकी गाय जो है वो गुस्से वाली है, तो यहाँ पे उसका इंटेंशन क्या था, नॉलेज था, उसको इंटेंशन नहीं था मिस्टर बी का मुझे मारने का, ठीक है। मगर उसके बाद नॉलेज तो था कि उसकी गाय गुस्से वाली है, निग्लिजेंस भी, रेस्टनेस भी था, निग्लिजेंस भी था। तो अगर ये सारी चीज़ें सेक्शन 14 में हम प्रूव करते हैं तो हमारा केस आसानी से हम जीत सकते हैं। सेक्शन 15 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है? फैक्ट्स बेरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वॉज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। अभी देखिए क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इंटेंशनल भी हो सकती है और एक्सीडेंटल भी हो सकती है। इंटेंशनल मतलब जानबूझ के किया, और एक्सीडेंटल मतलब गलती से हो सकता है, हो गया। इट इज़ अ पॉसिबल दैट अ पीपल डू क्राइम and it becomes their habit. So if that person do the same transaction in future, then it will become relevant. For example, if a person has delivered 1 kg of gold to Mr. A, so over here if that person has supplied the same amount of gold to other person, then that transaction will become relevant, है ना। उसने एक गोल्ड का 1 किलो गोल्ड उस मिस्टर ए को भेजा, उसी तरह से उसने बाकी लोगों को भी गोल्ड भेजा है, तो ये जो दूसरे ट्रांजैक्शन हुए जो बाकी लोग को भेजे वो भी रिलेवेंट माने जाएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 16 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है। एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन बिकम्स रिलेवेंट। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर इज रिच क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन ये है कि एक लेटर जो भेजा था हम लोग ने बाय पोस्ट, वो सामने वाले को मिला कि नहीं मिला। In such case, all the other letter has been delivered will become relevant, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, अभी समझो मैं एक टपाली हूँ, ठीक है, मैं पोस्ट करता हूँ, मैं कुरियर भेजता हूँ लोगों के एड्रेस पे। तो मेरे पास एक दिन में 10 कुरियर में भेजता हूँ, और एक कंप्लेन आई मुझे कि ये पर्टिकुलर नंबर का कुरियर सामने वाली पार्टी को मिल गया कि नहीं मिल गया। तो मैं अपनी लिस्ट निकालूंगा, मैंने 10 जो भी लिस्ट था सब मैंने सप्लाई कर दिया है, तो जाहिर सी बात है वो आपका जो पर्टिकुलर लेटर है वो भी सामने पहुंच गया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।